ध्यान दीजिए, काहे खड़े हो गए बेटो? ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का इतिहास के 3 चैप्टर का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसमें पहला अध्याय क्या था? इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जो टॉपिक था, हाँ, भारत में राष्ट्रवाद। और तीसरा जो टॉपिक हम लोगों ने अध्ययन किया वह था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है ना बेटा? उसके बाद वह मैं टॉपिक वही बंद कर रहा हूँ। फिर आज से हमें नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय, वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सत्ता की साझेदारी। यानी कि जैसा कि आप लोग इस ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इस अध्याय में आपको 2 देशों का उदाहरण मिलेगा और उन देशों में जाति, धर्म और भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, आज हमारे वहाँ आप देखेंगे हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृत है, उसमें भी आप देखेंगे तो पाएंगे भारत में भी तमाम प्रकार की विविधता है। हम नारद बोलते हैं कि विविधता में एकता भारत की महानता या भारत की विशेषता या हमारे भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है और इसी से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। आप जहाँ हैं उसे 40 किलोमीटर के दूर पे जाइएगा तो निश्चित रूप से आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका पहनावा, ठीक है ना, तमाम प्रकार के चेंजेज आएंगे। लेकिन लास्ट में हम यही कहते हैं कि हम क्या हैं? हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। भले ही हम अलग अलग चीजों में बटे हुए हैं लेकिन हम सभी एक। ठीक उसी प्रकार से ये जो देश है, इस टॉपिक में पहला जो देश है बेल्जियम, जो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश होता है और वह बेल्जियम है और उसकी राजधानी बेटा है बेल्जियम। जैसा कि आप लोग इस ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यह आपका क्या है? बेल्जियम है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा प्यारा सा देश है और उसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। नहीं बेटा, बेल्जियम देश है और उसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्लियर हुआ? इसमें बेटा ये जो दोनों देश मैं बताया, पहला है बेल्जियम और दूसरा जो देश है वह आपका है श्रीलंका। आप भारत का मैप बनाए होंगे, देखते होंगे यहाँ पे कि नीचे यहाँ श्रीलंका दिखाई जाता है, यानी कि भारत का जो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि हम कहें कि तमिलनाडु कहें, उससे मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पे हमारा यह श्रीलंका है। और श्रीलंका या वही श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम सीलोन के नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम संशोधन करके लंका रखा जाता है और फिर उसमें सम्मान सूचक शब्द स्त्री लगाया जाता है और इस आधार पे आज उस देश को हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका का एक बहुत ही बड़ा जो शहर होता है उसका नाम होता है कोलंबो, यानी कि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो जगह का नाम है कोलंबो है। और श्रीलंका की जो राजधानी है बेटा वह है जयवर्धनेपुरा कोट्टी। इसको आप लोग याद रखिएगा। और श्रीलंका जो भारत कब आजाद हुआ? हम लोग कब आजाद हुए? हाँ, 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं। लेकिन हमारी आजादी से 1 साल बाद यानी कि 1948 ईस्वी में श्रीलंका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिलती है। बिल्कुल एक नारियल के शेप जैसा, यहाँ मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। यह आपका फिगर आप देख रहे होंगे, यह जो देखे छोटा सा आपका यह बेल्जियम है और यह आपका श्रीलंका है। फिर हम आते हैं पहला टॉपिक है, उसमें आप देखें दोनों देशों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दोनों देशों में भाषा के आधार पे बहुत बड़ी जटिलता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और जो अल्पसंख्यक, वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग इस डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें देखने से पहले मैं आपसे शुरू से यहाँ से फिर आता हूँ और सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि सत्ता क्या है। व्हाट इज ए पावर? सत्ता। तो सत्ता बेटा वह शक्ति है, वह अधिकार है जो या वह व्यक्ति या संस्था के पास होती है और यह जिसके पास होती है वह
आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी निर्णय को लेने में स्वतंत्र होता है। और फिर उसके नीचे दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, साझेदारी, शेयरिंग। साझेदारी का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को मिलजुल कर करना, जिसे आप कहते हैं ना कि पार्टनरशिप, शेयर लगाते हैं लोग, मिलजुल के कार्य करते हैं, तो साझेदारी का बेटा। और चूंकि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ क्या हो रही है, सभी को एकदम सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है उसको भी क्या हो रहा है, शासन से जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और यही हमारी लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी है। लेकिन क्या होता है, इस अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको सीधे ले चल रहा हूं बेल्जियम। ये बेल्जियम डायग्राम में आप देख रहे हैं, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप क्या आपका महाद्वीप है ना, उस महाद्वीप में बेल्जियम एक छोटा सा देश है, और इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। इसका जब अध्ययन करते हैं तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये बेल्जियम में भाषा के आधार पे बहुत सारी विविधताएं यहाँ हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें 59% यानी कि 59% जो लोग हैं, यानी कि 100 में कितने होंगे, 59, 1000 में 590 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, डच भाषा को बोलते हैं। और ये जिस क्षेत्र में डच भाषा को बोली जाती है उस क्षेत्र को हम लोग फ्लेमिश क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आबादी है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं वह क्या है, डच भाषा भाषी के लोग हैं, जिनकी संख्या 59% है। और ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को हम लोग फ्लेमिश के नाम से जानते हैं। वही दूसरे कैटेगरी, दूसरे स्तर पे आते हैं तो इनके ठीक नीचे जो कम्युनिटी बिलोंग करती है वह 40% लोग हैं, और वे लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, वह क्षेत्र होता है आपका बेलोनिया। और कुल आबादी का यानी कि पूरा जो बेल्जियम है उसकी 40% जो आबादी है वह फ्रेंच बोलती है, और किस क्षेत्र में रहती है, बेलोनिया क्षेत्र में रहती है। बात क्लियर हुई? यानी कि 59 और 40, यानी कि और मात्र 1% ये आपके जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और ये लोग क्या है, पूरा ये जो आपका बेल्जियम है इसमें पूरा छिटपुट करके 1% यानी कि इसकी संख्या यदि देखी जाए तो क्या है, बिल्कुल अल्पसंख्यक है, नहीं के बराबर है। इतना तो क्लियर हुआ। अब जैसे ही हम इधर आते हैं, मैं आपको बताया कि बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। आपका हरियाणा राज्य से यदि तुलना किया जाए तो हरियाणा की आबादी उस समय, जिस समय की एक बात है, उस समय हरियाणा की आबादी लगभग 2.5 करोड़ थी, और उससे आधी की आबादी बेल्जियम की बताई गई है। क्लियर हुआ? ये डायग्राम से क्लियर हुआ। यहाँ सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, डच। सबसे कम किस भाषा को बोलने वाले हैं, जर्मन। और उससे अधिक किस भाषा को वो लोग बोलते हैं, 40%। तो यहाँ क्या होगा, अल्पसंख्यक में कौन आएगा, जर्मन, और बहुसंख्यक में कौन जाएगा, डच। बहुसंख्यक का मतलब कि जिनकी संख्या ज्यादा है, और अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है। जैसे भारत में हम लोग बात करते हैं तो भारत में यहाँ आपके विद्यालय में कहा था अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब हमारे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे संबंध हम लोग रखते हैं। तो इस आधार पे ये तो रहा बेल्जियम के लोगों की किस प्रकार से कितनी प्रतिशतता है। फिर इसके बाद यदि हम इस दोनों की राजधानी का आते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। और इसमें आप देखेंगे ये डायग्राम ब्रुसेल्स का एक छोटा सा ये जो मैप है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा इसकी राजधानी है, और यही बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्लियर है ना? इसको आप यदि घर जाइएगा तो यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, डायग्राम आपको आपके बुक में भी होगा। तो यही छोटा सा ब्रुसेल्स है। और यहाँ पे यदि हम भाषा के आधार पे यदि अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो इसमें पाते हैं कि बेटा यहाँ पे पूरे जो ब्रुसेल्स है उसमें 80%
फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग हैं और मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं, डच भाषा को बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? दोनों का स्थिति ग्राफ क्लियर हुआ? यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, 59% डच, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, फ्रेंच। क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, इस डायग्राम से साबित होता है कि क्या जो संख्या ज्यादा है, जिनकी आबादी ज्यादा है, क्या वे जिनकी संख्या कम है उनके अधिकार को छीन लेंगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में सबको समान रूप से अपने अपने अधिकार का उपयोग और उपभोग करने का स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ ये चीजें नहीं हो पाती हैं और फिर दोनों में विवाद का जरिया ये होता है कि यहाँ पे संख्या इनकी 59% है, यहाँ पे 80% है। यहाँ पे समस्या इस बात की होती है, संख्या में 59% जरूर है, लेकिन ये संख्या में मात्र 40% है, संख्या में कम है। लेकिन यदि शिक्षा और समृद्धि के बात, धन संपत्ति के और शिक्षा के नाम पे यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो ये पाया जाता है कि जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं, जिनकी आबादी इन लोगों से काफी कम है, लेकिन शिक्षा और संपन्नता के मामले में, धन दौलत के मामले में एक कम होते हुए भी इन लोगों से काफी क्या है, ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हैं। बात क्लियर हुई? यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो क्या है, वे संस्कृत, शिक्षा और वैभव के मामले में जिनकी संख्या, जिस भाषा भाषी को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, उनसे काफी वे लोग नीचे हैं, और जिनकी संख्या कम है वे क्या है, इन क्षेत्रों में काफी शक्तिशाली हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इसी बात को लेके कि यार मैं संख्या में 59% हूं और ये संख्या में मात्र 40% है, लेकिन उसी संख्या में लोग काफी अपना विकास कर गए और हम लोग जहाँ के हैं वहीं रह गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के लोगों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या, जबकि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से जलने रहते हैं। और उसका बेटा परिणाम में होता है कि उस बेल्जियम में ये स्थिति बन जाती है कि वहां पे सिविल वार, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन ऐन वक्त पे, ऐसे समय पे वहां के जो क्षेत्रीय जो लीडर होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो नागरिक होते हैं, वहां के जो लीडर्स, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, ऐसे समय में वे फ्रंट पे आते हैं और वे लोग इकट्ठा होते हैं और इस बात पे वो लोग आपसे बहस करते हैं। और सिर्फ बहस ही नहीं करते हैं, ये जो डायग्राम बताता है, इसमें संविधान में 4 बार संशोधन करते हैं, यानी कि लगातार 1970 से 1993 के मध्य वहां के बेल्जियम के संविधान में लगातार संशोधन होते हैं। संशोधन का मतलब बदलाव करते हैं, और बदलाव इस बात की करते हैं कि भले ही इनकी संख्या 40% है, भले ही इनकी संख्या 1% है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो कि यदि मैं संख्या में कम हूं तो जो बहुसंख्यक लोग हैं उन लोगों ने मेरे अधिकार को छीन लिया। बात समझ में आ रही है? इस बात को कहीं किसी को एहसास न हो, इसके लिए वहां के नेतृत्वकर्ता, वहां के लीडर्स लोगों ने क्या किया कि बेल्जियम के संविधान में लगातार 1970 से लेके 1993 के मध्य वहां के संविधान में संशोधन किया और उनके अधिकारों को दिया। अधिकारों को किस प्रकार दिया? आगे संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। अब देखिए वहां के संविधान में क्या संशोधन हो रहा है कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार का मतलब है कि जो पूरे देश की व्यवस्था को संचालित करती है। बात समझ आ रही है? केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय जो बोलते हैं वे पूरे देश के लिए बोलते हैं, पूरे भारत के लिए बोलते हैं, या उनके द्वारा जो केंद्र से जो भी नियम कानून जो संचालित होते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जो कहीं भी है सबके लिए वो मान्य होती है। तो इस प्रकार के वहां लोगों ने क्या किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी दोनों पक्षों के मंत्रियों की संख्या समान रखी। समान रखने का मतलब क्या होगा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा
जी तो दोनों पलड़ा जब भारी रहेगा तो जो भी निर्णय लिया जाएगा तो दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। इसलिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको इस बात का एहसास न हो कि हमारा अधिकार छीन लिया गया, और इस आधार पे उनको केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को समान रखी गई, और इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी शक्तियां देश के 2 इलाकों क्षेत्रीय सरकारों को सौंपी गई। अब देखिए, केंद्र सरकार के पास जो अधिकार थे, उस अधिकारों में से जो क्षेत्रीय जो सरकारें थी, जो राज्य स्तर की सरकारें थी, उनको सौंप दिया गया, नहीं भैया आप जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप स्वतंत्र हैं, आइए अधिकार लीजिए और अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। इस प्रकार के प्रावधान वहां के संविधान में किए गए। और इतना ही नहीं, आगे सभी व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय और राज्यों की सरकारों के अतिरिक्त तीसरे स्तरों की सरकार का भी काम करते हैं, यानी कि सामुदायिक। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, वहां के जो लीडर्स थे उन लोगों ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियां वो तो रहबे करेंगी, एक निचले सबसे तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया गया, जिसे हम लोग सामुदायिक सरकार के नाम से कहा गया, जाना गया। और सामुदायिक सरकार जो होगी वह तीनों स्तर पे बनाया गया, यानी कि डच भाषा भाषी का अपना अलग सामुदायिक सरकार होगा, फ्रेंच भाषा भाषी का अपना अलग सामुदायिक सरकार होगा, जर्मन भाषा भाषी बोलने का अपना सामुदायिक सरकार होगा, ताकि सभी को एक समान रूप से विकास करने का अवसर दिया जाए। बात क्लियर हुई। इसके बाद क्या होता है कि इस सरकार का चुनाव समान भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग ही होते हैं, यानी कि इस जो ये सरकार होगी, सामुदायिक सरकार जो तीसरे स्तर की सरकार है, इस सरकार का चयन कौन करेगा? ये जो तीनों कैटेगरी, जो तीनों कम्युनिटी है, चाहे डच भाषाभाषी के लोग हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन है, अपने आधार पे अपनी अपनी सरकार चुनेंगे, और वो जो सामुदायिक सरकार होगी वह अपनी अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए कार्य करेगी। इसके बाद फिर होता है कि इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, और इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दे पर फैसले लेने का अधिकार था। और इस आधार पर जब इस बात का संविधान में संशोधन किया गया, इस बात को जब फॉलो किया गया राज्य में, तो सभी, चाहे वह जर्मन भाषा को बोलने वाले हो, चाहे वह फ्रेंच भाषा को बोलने वाले हो, चाहे वह डच भाषा को, सभी तीनों वर्ग, तीनों जो कम्युनिटी भाषा के आधार पे जो बेल्जियम में या उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में जो गृह युद्ध की जो स्थिति बनी हुई थी, इस प्रकार की एक सोच वहां के लोगों ने अपनाया और उन अधिकारों को दिया, ताकि जिनकी संख्या कम है, जो समाज के अल्पसंख्यक है, जिनको इस बात का एहसास न हो कि हमारे अधिकार को, जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यकवाद के आधार पे हमारे अधिकार को छीन लिया, हमको बेगानेपन का एहसास नहीं कराने दिया। और इस आधार पे बेटा, इस जो तीसरी स्तर की जो सरकार बनी, सामुदायिक सरकार, जिसको हम लोग उस नाम से जानते हैं, इस प्रकार वह जो बेल्जियम है आज पूरे विश्व में एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ। और इस आधार पे बेल्जियम को ऐन वक्त के वहां के लीडर्स ने, वहां के लोगों ने क्या किया, उस गृह युद्ध से बचा लिया। इसके जस्ट अपोजिट है, क्लियर हुआ बेल्जियम की कहानी। इसके जस्ट अपोजिट है, यदि हम श्रीलंका को देखते हैं, हालांकि पढ़ाई ने बस थोड़ा सा समझ लीजिए, वह चीजें जो लोगों ने अपना सामंजस्य बनाया, लोगों ने जो निर्णय लिया, वहां के नेता ने जो निर्णय लिया, इस चीज का क्या किया, श्रीलंका के लीडर्स ने वह निर्णय लेने में असफल रहते हैं। और पता ये चलता है कि वहां पे भी इस प्रकार की समस्या जो थी, उसके लिए गृह युद्ध होता है, और हजारों हजारों लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में शरणार्थी बन जाते हैं, लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी, यानी कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सभी की सहभागिता होनी चाहिए। सभी को जब समान अधिकार मिला है, तो सभी को उस अधिकार का समुचित मतलब कि लाभ मिलना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, मजहब, लिंग, कलर के आधार पे कोई किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। और इस अध्याय पे फिर ये तो मैं पढ़ाया आपको बेल्जियम। कल का मतलब जब भी आपका मेरा समय आएगा, तो उस पे मैं दूसरा आपका टॉपिक श्रीलंका को बड़े विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। बढ़िया लगा टॉपिक? ये बच्चों का एक फोटो बना लो भी।